क्या आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे अधिक क्रांतिकारी गतिविधियां किस वर्ग ने की हैं? किस वर्ग ने अंग्रेजों को लगभग भारत में सबसे अधिक प्रताड़ित कर उन्हें भारत छोड़ने के लिए, भागने के लिए विवश किया था? चाहे वह 1857 की क्रांति हो, उससे पहले की घटनाएं हो या उसके बाद के क्रांतिकारी आंदोलन हो, अगर किसी वर्ग ने सबसे अधिक अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों में एक्टिविटी निभाई तो वह था भारत का जनजातीय समाज, भारत का आदिवासी समाज। भारत के आदिवासी समाज को इतिहास के लेखन में भी पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया, लेकिन भारत के आदिवासी समाज ने अपने कृत्यों के माध्यम से, अपने योग्यताओं और अंग्रेजों के वास्तविक चरित्र की पहचान करके अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांतिकारी प्रयास किए उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने भी कम प्रयास नहीं किए। आज के इतिहास में आज हम ऐसे ही एक अधिनियम की चर्चा करने वाले हैं जिससे कि अंग्रेजों ने जनजातीय समाज को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर करके उन्हें हाशिए पर ढकेलने का प्रयास किया। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस मुहिम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का डेट है 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर 1871। 12 अक्टूबर 1871 एक ऐसी तिथि थी जिस तिथि को अंग्रेजों ने जनजातियों को राष्ट्रीय आंदोलन से दूर करने के लिए एक साजिश रची और उस साजिश के तहत आपराधिक जनजाति अधिनियम नाम का एक एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट में प्रावधान रखा गया आपराधिक जनजातीय अधिनियम, जो कि 12 अक्टूबर 1871 को पारित किया गया। और इस एक्ट में, जैसे कि अगर इसकी पृष्ठभूमि की हम चर्चा करें तो 1870 के दशक से ब्रिटिश शासन के दौरान जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे या जो भी अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थीं, उनमें सबसे आगे और सबसे बढ़ चढ़ करके जनजातीय समाजी भूमिका निभा रहा था। तो ऐसे में इस अधिनियम को पारित करके अंग्रेजों ने पूरे के पूरे जनजातीय समाज को ही, जिस जनजातीय समाज ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका, उस पूरे के पूरे जनजातीय समाज को ही अंग्रेजों ने क्या कर दिया? आदतन अपराधी घोषित किया। आदतन अपराधी, यह समझिएगा, यह एक ऐसा टर्म था और उनका अपराधीकरण कर दिया गया। अंग्रेजों ने एक शब्द ढूंढा, आदतन अपराधी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इन्हें हम कह देंगे कि ये हमारे विरोध में है, अंग्रेजों के विरोध में है, तो जो भी राष्ट्रीय आंदोलन करने वाले लोग हैं ये उनसे जुड़ जाएंगे। लेकिन चूंकि इनको राष्ट्रीय आंदोलन से भी काटना था, इसीलिए अंग्रेजों ने इनके लिए एक शब्द ढूंढा, आदतन अपराधी। आदतन अपराधी ऐसा शब्द था जिससे कि समाज हमेशा अपराध से दूर रहने का प्रयास करता है। तो अंग्रेजों ने इन जनजातियों को समाज से दूर करके और राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने का प्रयास किया। और इसीलिए यह अधिनियम फर्स्ट क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जनजातीय आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया। एक समाज शास्त्री हैं मीना राधा कृष्णन, ये लिखते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद, आप सभी जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में हम क्रांति के जिन नायकों के बारे में जानते हैं वे बहुत कम हैं। 1857 की क्रांति के जो नायक रहे हैं, जो कि गांव-गांव से निकल करके जनजातियों के नेता रहे हैं, उनके बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है। वैसे ही कुछ नेता थे, वो कौन कौन से नेता थे? अवंती बाई लोधी, महिला क्रांतिकारी, धन सिंह गुर्जर, बांके चमार, ये कुछ ऐसे आदिवासियों के नेता थे, आदिवासी लीडर थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, बड़े स्तर पर अंग्रेजों को क्षति पहुंचाई थी। इन जनजातियों को जब अंग्रेजों ने 1857 के बाद महसूस कर लिया कि अगर इन जातियों को, क्योंकि ये जो नेता होते थे, अगर ये विद्रोह करते थे तो पूरा का पूरा जनजातीय समाज अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करता था।
तो अंग्रेजों ने इन पूरे जिन जिन क्रांतिकारी या आदिवासी समाज ने जिन्होंने की अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका, उनको क्या किया गया, विद्रोही मान करके और राष्ट्रीय आंदोलन से दूर करने के लिए यह एक्ट पारित करके उनको कैसा घोषित कर दिया गया, आदतन अपराधी समूह। उनके पूरे जाति को ही अपराधी घोषित कर दिया गया। ध्यान यह रखना है कि ब्रिटिश सरकार को पता था कि ये जो जनजातियां हैं ये एक जगह स्थायी नहीं रहती हैं, ये भारत में घूमती रहती हैं। ऐसे में इनको पकड़ करके कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो जब पकड़ करके कंट्रोल करना मुश्किल है तो क्या करो कि इनको समाज से ही दूर कर दो और इनके ऊपर ऐसे केस लाद दो, ऐसे मुकदमे डाल दो कि ये चाह करके भी समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सके। और इसीलिए अंग्रेजों ने इनको, और यहां तक कि सिर्फ इन जनजातियों को ही नहीं बल्कि इनके साथ साथ 1857 की क्रांति में जो किन्नर समाज था, जो हमारा एक वर्ग है, जो मानव समूह का एक वर्ग है, उस किन्नर समाज ने भी 1857 की क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। क्योंकि किन्नर समाज ही ऐसा था जो कि 1857 की क्रांति में एक जगह से संदेश को दूसरे जगह पर पहुंचाता था। अंग्रेजों को जब इसके बारे में जानकारी मिली कि जो 1857 के विद्रोह में किन्नर समाज है, उसने न सिर्फ संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं, तो अंग्रेजों ने जो समाज में घुमंतु किन्नर थे उनको भी नियंत्रित करने के लिए इस अधिनियम में प्रावधान कर दिए और इन किन्नरों को भी आपराधिक जाति घोषित कर दिया। और साथ ही आपराधिक जाति घोषित करने का मतलब था कि न सिर्फ एक पीढ़ी बल्कि उसकी जो संतानें उत्पन्न होंगी वह भी आपराधिक होंगी, उनके जो पूर्वज होंगे उन्हें भी आपराधिक माना जाएगा। मतलब कि वह जाति ही अपराधी है। अगर उसमें कोई भी पुत्र पैदा होता है, पुत्री पैदा होती है, सब जन्म के साथ ही अपराधी माने जाएंगे। सोचिए, अंग्रेजों ने उनके खिलाफ जो सबसे अधिक विद्रोह करने वाला, जो सबसे अधिक क्रांति करने वाला वर्ग था, उसको ही क्रांति से दूर करने, विद्रोह से दूर करने का कितना बड़ा षड्यंत्र खेला। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि जनजातीय समूह के जो वयस्क पुरुष हैं उनको प्रत्येक सप्ताह का एक दिन निर्धारित किया गया कि किसी स्थानीय पुलिस में जाकर, थाने में जाकर के, और आपको सभी पुरुष को, एक व्यक्ति को नहीं, जितने भी पुरुष हैं उन सभी पुरुष को थाने में जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी प्रत्येक सप्ताह। तो इस तरीके से उनके आंदोलन, विद्रोह और केस दर्ज करने तथा क्षेत्र से बाहर जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अंग्रेजों ने इस अधिनियम के माध्यम से अगर उनके खिलाफ कुछ हो रहा है तो वो आंदोलन नहीं कर सकते हैं, विद्रोह नहीं कर सकते हैं, किसी एक क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते हैं, और साथ ही उनके विरुद्ध अगर कोई अपराध हो रहा है तो भी वह उस अपराधी व्यक्ति पर केस दर्ज नहीं करा सकते क्योंकि ये स्वयं अपराधी जाति है। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने पूरे के पूरे जनजातीय समाज को ही अपराधी घोषित करके उन पर एक बदनुमा दाग लगा दिया। एक अंग्रेज अधिकारी था जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफेन, यह कहता है कि जिनके पूर्वज अनादिकाल से अपराधी थे और जो स्वयं अपराध करने वाले जाति के लोग हैं उनके जो पुत्र होंगे वे भी अपराधी होंगे। और वो समाधान क्या कहता है कि पूरी जाति को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, यह अंग्रेज कहता है, स्टीफन, J.F. स्टीफन कहता है कि पूरी की पूरी जाति को ही समाप्त करना ही एकमात्र समाधान है। तो अंग्रेज, इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि अंग्रेज इन जनजातियों से, या इन जनजातियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध कितना बड़ा आंदोलन किया था, इससे अंग्रेज किस हद तक इनकी बातों को समझ गए थे कि अगर हम जनजातियों को संपूर्ण समाप्त नहीं करेंगे तब तक ये विद्रोही जनजातियां हमारे खिलाफ आंदोलन करती रहेंगी, क्रांति करती रहेंगी। लिखता है, आगे कहते हैं
कि एक रिपोर्ट है कि 1947 में जब भारत आजाद हो रहा था और 1947 तक एक नियम था कि यदि समूह का कोई भी सदस्य निर्धारित तिथि को, जैसे आपको क्या था कि जनजातियों को एक पर्टिकुलर दिन पर जाकर के 7 दिन में एक दिन थाने में जाकर के अपना सिग्नेचर करना था, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी। अगर किसी भी एक व्यक्ति ने वह उपस्थिति दर्ज नहीं कराई तो सिर्फ उसी वर्ग के व्यक्ति की नहीं बल्कि 127 समुदाय में 13 मिलियन लोगों की तलाशी और गिरफ्तारी होने लगती थी। 127 समुदायों के 13 मिलियन लोगों की जांच होती थी। सोचिए, किसी एक व्यक्ति के अपराध नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति ने थाने में जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई किसी सप्ताह के एक दिन, तो उसके पूरे जाति, न सिर्फ उसकी जाति बल्कि कितनी 127 समुदायों को अंग्रेजों ने अपराधी जाति घोषित किया था और इस 127 समुदाय के लगभग 13 मिलियन लोगों की तलाशी अंग्रेज लेते थे। सोचिए कितना बर्बर एक्ट था जिसने कि जनजातियों को कितना प्रताड़ित किया। एक प्रोफेसर है, इतिहास के प्रोफेसर राम नारायण रावत, वो लिखते हैं, वो बताते हैं, इस एक पर उन्होंने काम किया था। वो कहते हैं कि सबसे पहले इसमें गुज्जरों को शामिल किया गया। गुज्जर जनजाति समाज है जो राजस्थान के क्षेत्र में रहता है। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने इस आपराधिक जनजाति अधिनियम में सबसे पहले गुज्जरों को शामिल किया और प्रावधान किया कि आपके प्रत्येक पुरुष को थाने में जाकर के उपस्थिति दर्ज करानी है और आप इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते हैं। परिणाम क्या हुआ, आज भी आप जानते हैं कि जो गुज्जर समुदाय है वह राजस्थान, दिल्ली के आसपास ही बसा रह गया। उसका भारत में, चूंकि यह पहले एक चरवाहा और यायावर समुदाय था जो अक्सर दूर दूर तक यात्राएं करता था और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घूमता रहता था, लेकिन अंग्रेजों के इसी अधिनियम के प्रावधान के कारण यह समुदाय राजस्थान के एक क्षेत्र में सिकुड़ करके रहने के लिए बाध्य हो गया। फिर गुज्जरों के बाद 19वीं सदी के अंत तक, मतलब 1800 ईस्वी के आसपास तक इसका विस्तार किया गया और इसमें जो चमार जाति है, आज जिसे चमार कहा जाता है, हालांकि यह स्लैंग वर्ड है, यह शब्द यूज नहीं किया जाना चाहिए, दलित जिसे कहा जाता है, लेकिन उस समय चमार जाति कहा जाता था। जो चमार जाति थे, सन्यासी जाति जो थे, सन्यासियों का विद्रोह आपने सुना होगा, सन्यासी विद्रोह। दूसरी जो पहाड़ी जनजातियां थी, इनको भी इसमें शामिल कर दिया गया। फिर आगे इसमें बोरेह, बुडक्स, डोम, डुरमास, रेबारी, पासी, नुनिया, मुसहर, रजवार, इन सभी लोगों को, इन सभी जातियों को जो कि सामान्य रूप से समाज के ऐसे वर्ग थे जो समाज के किसी न किसी कार्य से जुड़े हुए थे और इनकी समाज में उपयोगिता थी और जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कट्टर आंदोलन किए थे, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई थी, उन्हें चुनौती दी थी, इन सभी जातियों को अंग्रेजों ने अपराधी जाति घोषित कर दिया। आज भी इन सभी जातियों की जो स्थिति है वह बहुत ही खराब रही। इसके पीछे का कारण रहा कि जब अंग्रेजों ने इन्हें अपराधी जाति घोषित किया तो इनको एक क्षेत्र में सिमटा कर रख दिया गया। इनकी अर्थव्यवस्था सीमित हो गई क्योंकि ये रोजगार नहीं कर पाए। कृषि क्षेत्र में भी इनको भूमिका नहीं दी गई, समाज से ही अलग कर दिया गया तो कृषि भी नहीं कर पाए। इस तरीके से ये किसी तरीके से जीवन बस अपना सरवाइव कर पाए और इवन खाने को तरसते रह गए। समाज भी इनको अपराधियों की निगाह से ही देखने लगा। आज भी समाज में यही स्थिति है कि ये वर्ग जिन्होंने कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले बढ़ करके क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की, आज भी समाज में ये सबसे पीड़ित और सबसे निचले तबके के लोग हैं। आज भी समाज में जहां रहते हैं इन्हें गांव से बाहर कहीं दूर रखा जाता है। इसके लिए इनकी जो योग्यता थी वह नहीं, बल्कि हमारा दुर्भाग्य था कि हम अंग्रेजों के बनाए अधिनियम को एक वास्तविकता मान करके इन अपने क्रांतिकारी योद्धाओं के वर्ग को, अपने योद्धाओं के, अपने क्रांतिकारी नायकों को समाज से दूर कर गए। 1931 तक औपनिवेशिक सरकार ने अकेले सिर्फ मद्रास में ही
237 आपराधिक जनजातियों को सूचीबद्ध किया। सोचिए, सिर्फ मद्रास प्रांत में ही, क्योंकि जब 1931 की बात हो रही तो उस समय भारत में 11 प्रांत थे, और 11 प्रांत में से सिर्फ एक प्रांत में ही टोटल 237 जातियों को अंग्रेजों ने अपराधी जाति घोषित कर दिया। एक प्रांत की 237 जातियों को अंग्रेजों ने अपराधी जाति घोषित कर दिया। और अगर एक प्रांत की यह स्थिति थी तो सोचिए संपूर्ण भारत में कितनी जातियों को अंग्रेजों ने अपराधी जाति घोषित कर दिया। पूरी की पूरी जाति ही अपराधी हो गई। सिर्फ उसी जाति में जन्म लेने के कारण कोई व्यक्ति अपराधी बन गया। मैरी कारपेंटर ये एक समाजशास्त्री हैं। इन्होंने जो कि इनके लिए खतरनाक वर्ग शब्द जो शब्द था वो इन्होंने गढ़ा था, और ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने यह प्रसारित किया कि इनका अपराध वंशानुगत और जातीय हो गया है, अर्थात इन्होंने अपराध का व्यवसायीकरण कर दिया है, अतः इनके घर में जो संतानें उत्पन्न होंगी वे भी अपराधी ही बनेंगी। मैरी कारपेंटर कहते हैं कि अंग्रेजों ने समाज में ऐसा प्रसारित करना शुरू किया कि ये जो व्यक्ति हैं, चूंकि प्राचीन काल से एक परंपरा रही है हमारे यहाँ कि जो पीढ़ियां व्यवसाय जो करती हैं, आगे वाले वंशज भी वही व्यवसाय करते हैं। जिसे आप सुनार, लोहार, कुम्हार के माध्यम से समझ सकते हैं, पंडित, हलवाई, ये सब पीढ़ियों से चला हुआ व्यवसाय है। अंग्रेजों ने यह कह करके प्रसारित करना शुरू किया कि इन जातियों का जो व्यवसाय है वह पीढ़ियों से अपराध ही उनका एक व्यवसाय बन गया है, और इसीलिए इनको समाज से दूर रखना, इनके ऊपर कठोर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जब भारतीय दंड संहिता 1860 में भारत में लागू की गई तो उसमें एक प्रावधान किया गया, उसकी जो धारा 401 थी, उसमें प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के बाद किसी भी समय आदतन चोरी या डकैती करने से जुड़े किसी भी भटकने वाले गिरोह से संबंधित होगा उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 7 साल बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी। इसका मतलब है कि धारा 401 में प्रावधान किया गया कि अगर इस समुदाय से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर छोटी चोरी भी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 7 साल के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई जाएगी, साथ ही उसके पूरे समुदाय को जुर्माना देना होगा। सोचिए, जिस समुदाय को खाने के लिए लाले पड़े थे, उस समुदाय का कोई व्यक्ति खाने के लिए भी अगर चोरी कर लेता है, भूख से व्यक्ति चोरी कर सकता है, तो भूख की स्थिति में भी अगर उसने चोरी किया तो भी उसे 7 साल की सजा होगी। मतलब अंग्रेज चाहते थे कि ये पूरे के पूरे जो हमारे राष्ट्रीय नायक हैं ये समाज से कट के और स्वयं मौत की स्थिति में चले जाएं, स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। अंग्रेजों ने उनके खाने तक की स्थिति के लिए दुर्लभ बना दिया कि अब वो खाने के लिए मोहताज हो गए। ऐसा जो, चूंकि यह एक एक्ट नहीं था बल्कि यह ग्रुप, बहुत सारे एक्ट एक साथ इंट्रोड्यूस नहीं किए गए बल्कि बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग एक्ट बनाया गया। तो ऐसा पहला एक्ट आपराधिक जनजातीय अधिनियम 1871 में आया, जो कि अधिकांश उत्तर भारत में लागू किया गया। उसके बाद 1876 में इसे पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में डाल दिया गया। फिर 1911 में, सोचिए, जब 1911 की स्थिति चल रही है तो राष्ट्रीय आंदोलन मजबूत हो रहा है। 1911 में अंग्रेजों ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इस एक्ट को विस्तारित कर दिया, ठीक है। और अगले दशक में, मतलब आपराधिक जनजातीय अधिनियम 1924 में इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया। आपराधिक जनजातीय अधिनियम 1924 में, समझिए, जबकि गांधीवादी आंदोलन अपने चरम पर है, अंग्रेजों के विरुद्ध पूरा भारत आंदोलन कर रहा है, उस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन से जनजातियों को अलग करने के लिए अंग्रेजों ने इस आपराधिक जनजातीय अधिनियम को पूरे देश में लागू कर दिया। क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि गांधीवादी आंदोलन उनके लिए उतना हानिकारक नहीं है जितना कि क्रांतिकारी आंदोलन है। क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां और विशेष करके जनजातीय समाज की जो क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी, जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, वे बहुत ही भयानक हुए हैं। उसमें अंग्रेजों को बड़े स्तर पर मारा जाता था। इसीलिए अंग्रेजों ने गांधीवादी आंदोलन से उतना नहीं डर लगा जितना कि इन जनजातीय आंदोलन से लगा। इसीलिए 1924 में भी गांधी को काउंटर करने के बजाय अंग्रेजों ने जनजातियों को ही
समाज से अलग करने का प्रयास किया। यह एक पैम्पलेट है गोविंदा डोम। गोविंदा डोम को लेकर के 1924 में ये बंगाल के एक क्रांतिकारी थे, अपने डोम समाज के नेता थे। इन्होंने वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांतिकारी गतिविधि शुरू की और बड़े स्तर पर अंग्रेजों में और इनके ग्रुप में, इनके जनजाति समाज में लड़ाई हुई। बड़े स्तर पर अंग्रेजों को हानि पहुंची। अंग्रेजों ने इनके पूरे गोविंदा डोम के पूरे ग्रुप को ही अपराधी जनजाति घोषित करके और उनके आने वाले वंशजों को भी अपराधी की श्रेणी में डाल दिया। ये पैम्पलेट दिखाता है कि कैसे अंग्रेज अपने खिलाफ होने वाले क्रांतिकारी गतिविधियों के खिलाफ बहुत अधिक कट्टर थे, जबकि गांधीवादी आंदोलनों से वे उतने अधिक चिंतित नहीं थे। यहां एक बात और समझने की जरूरत है कि आज जो हम इन राष्ट्रीय नायकों के, जो कि आज भी हमारे समाज में बहुत दूर दूर तक है, समाज के मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, इनको आज जितना हम एलिनेटेड दिखते हैं, सोसाइटी से दूर दिखते हैं, देखते हैं, उस समय भी यही हुआ। जो उस समय भी राष्ट्रीय प्रेस था वह भी अंग्रेजों का ही मुखौटा बना हुआ था। इस राष्ट्रीय प्रेस में भी हमारे इन क्रांतिकारी वीरों के बारे में कुछ अच्छी खबरें नहीं छपती थी। राष्ट्रवादी प्रेसों में भी अंग्रेजों ने इन जनजाति अधिनियम को स्ट्रॉन्ग करके और इन जनजातियों को अपराधी घोषित करने में सफलता पाई और राष्ट्रीय प्रेस में भी इन जनजातियों को, इन नायकों को अपराधी के तौर पे ही दिखाया गया। यह एक बहुत बड़ी भूल थी जो कि राष्ट्रीय प्रेस, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा चलाया जाता था, उनके द्वारा की गई ये बहुत बड़ी भूल थी। अब यहां पर ध्यान रखना है कि जब अंग्रेजों ने इन जनजातियों को बाध्य कर दिया कि अब आपको इसी क्षेत्र में रहना है, सप्ताह के 7वें दिन यहां आकर के अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, तो एक जगह पर आप टिक करके नहीं रह सकते थे क्योंकि आपके पास कृषि भूमि भी नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारी जनजातियों ने, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, स्वयं खाना बदोश की प्रकृति अपना ली। अब वो एक जगह, आज एक जगह है, अगले दिन दूसरे जगह है, तीसरे दिन तीसरे जगह है, चौथे दिन कहीं और है, 5वें दिन कहीं और है, 6ठे दिन भी कहीं और है और 7वें दिन पुनः वापस अपने मूल स्थान पर आकर के और पुलिस थाने में जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। तो इस तरीके से चूंकि इनको एक जगह पे भोजन उपलब्ध नहीं था, इसीलिए इनमें खाना बदोश की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई और आज भी ये खाना बदोश जीवन जीने के लिए विवश हुए हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि इस एक्ट का यह जो कि सबसे कहा जाए कि सबसे व्यापक प्रभाव, सबसे व्यापक दुष्प्रभाव अगर किसी पर पड़ा तो वह था इन जनजातीय समाज की महिलाओं पर। इन जनजातीय समाज की महिलाओं को अक्सर कानून प्रवर्तन अधिकारी, मतलब अंग्रेज अधिकारी, राजनेता, जमींदार या फिर ग्रामीण समुदाय, इनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता रहा और उनके साथ बलात्कार करने पर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होता था। सोचिए ये कैसी विभत्स प्रक्रिया रही होगी, विभत्स परिस्थिति रही होगी कि हमारे राष्ट्रीय नायक, उनके महिलाओं के साथ अंग्रेज बलात्कार कर रहे हैं, समाज का जमींदार बलात्कार कर रहा है और फिर भी उस महिला के केस को दर्ज नहीं किया जाएगा, वह अंग्रेज अधिकारी सजा का पात्र नहीं होगा। कितनी भयानक परिस्थिति थी। और यहां तक कि अगर उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसके साथ अपराध हुआ है, फिर भी उसी को अपराध के मुकदमे में डाल करके फिर थाने ले जाया जाता था और थाने में भी उसके साथ दुर्व्यवहार होता था। एक घटना है जो नंदीवाल जनजाति जो महाराष्ट्र में है उसके बारे में है कि नंदीवाल जनजाति की एक महिला थी जो बर्तन और कटलरी, जो चाय चम्मच और ये सब चीजें बेच करके अपना खर्चा चलाती थी। पुणे जिले का एक इंदापुर ब्लॉक था, उसमें हिंसक हमले की शिकार हो गई। और हिंसक हमले की शिकार क्यों हो गई? क्योंकि एक घर में एक महिला ने उन पर आरोप लगा दिया कि उसने हमारे घर से चांदी का चम्मच चुरा लिया है। और मात्र इतने से ही समाज के लोगों ने उस महिला को पकड़ करके और उसे निर्वस्त्र करके पीटना शुरू कर दिया। उसका अपराध मात्र यही था
कि वह उस जनजातीय समाज में उसका जन्म हुआ था जिसे कभी अपराधी माना जाता था। यहां तक कि उसके अपराध का और यही मान लिया गया कि चूंकि वह उस आपराधिक जनजातीय समुदाय से है इसीलिए इसने अपराध किया ही है, जबकि उसके पास से वैसी कुछ भी चांदी की चम्मच की बरामदगी नहीं हुई। फिर भी पुलिस ने उसे पीटे जाने के विरुद्ध कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया, उल्टे उसे ही बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि अंग्रेजों ने इस अधिनियम के माध्यम से जो हमारा जो हिजड़ों का जो वर्ग है, जिसे सामान्य रूप से जब हम हिजड़ा शब्द कहते हैं तो ये थोड़ा हेय शब्द माना जाता है, सरकार ने इस शब्द को रिप्लेस कर दिया है और अभी ने हिजड़ा कहना भी अच्छा नहीं लगता। ये हमारे नायक थे, 1857 की क्रांति के नायक थे, क्योंकि समाज में ये महिला के रूप में रहते थे और महिलाओं की उतनी चेकिंग होती नहीं थी और ये एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाते थे, छुप करके अंग्रेजों पर हमला करते थे। अंग्रेजों ने फिर इनको भी प्रताड़ित करने के लिए एक शब्द ढूंढा और शब्द क्या था? संदिग्ध किन्नर की अवधारणा, डाउटफुल किन्नर, डाउटफुल किन्नर इन सोसाइटी। ये कंसेप्ट लेकर के अंग्रेजों ने क्या कहा और किसको डाउटफुल किन्नर कहा? कि वैसा किन्नर जो पारंपरिक हिजड़ा गतिविधि में शामिल है। क्या है भाई वो? कि जो सार्वजनिक नृत्य करता है, महिलाओं के कपड़े पहनता है। तो अब ये समझिए कि जो पारंपरिक रूप से जो किन्नर समाज रहा है वह समाज में किसी के भी बालक होने पर, पुत्र होने पर या पुत्री होने पर उसके घर में आकर के और नृत्य करता था, साथ ही वो महिलाओं के ही वस्त्र पहनता था, साड़ी पहनता था। अंग्रेजों ने कहा कि वो सभी किन्नर जो साड़ी पहनते हैं और जो किसी के घर पे जाकर के नृत्य करते हैं वे सभी क्या हैं? वे सभी संदिग्ध किन्नर हैं, डाउटफुल किन्नर। और इसके लिए अंग्रेजों ने घोषणा किया कि अगर कोई भी किन्नर ऐसे महिलाओं के ड्रेस पहनते हुए या फिर कहीं बाहर नृत्य करते हुए पाया जाता है तो उसे क्या किया जाएगा? उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे जुर्माना भरने पर मजबूर किया जाएगा। मतलब कि 1857 की क्रांति से अंग्रेज समझ गए थे कि भारत में सूचना प्रवाह के लिए एक जो सबसे मजबूत स्तंभ है वह है भारत का किन्नर समाज। वह किन्नर समाज कैसे मुख्य धारा से दूर हो जाए और कैसे वह पुनः पुरुष बन जाए, पुरुष के कपड़े पहनने लगे, ताकि अब वह संदेशवाहक का काम नहीं कर सके। इसके लिए अंग्रेजों ने इसी एक्ट में, जनजातीय अपराधी अधिनियम में ही एक प्रावधान करके किन्नर वर्ग को भी संदिग्ध किन्नर घोषित कर दिया। तो इस तरीके से किन्नरों को भी महिलाओं के साथ तो प्रताड़ना हुई ही, किन्नर वर्ग जो कि सामान्य रूप से एक सम्मानित वर्ग था, परंपरागत पीढ़ियों से सम्मानित वर्ग था, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से किन्नरों को भी अंग्रेजों ने भारत में एक हेय वर्ग के रूप में स्थापित कर दिया और समाज से दूर कर दिया। अब समझिएगा कि ये ब्रिटिश कालीन प्रावधान थे, ब्रिटिश कालीन एक्ट था। जैसे ही भारत में आजादी आई तो अगस्त 1949 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और इसको निरस्त करने का परिणाम क्या हुआ कि 23 लाख आदिवासी जो कि अंग्रेजों के टाइम में इस एक्ट में दर्ज थे, 23 लाख आदिवासियों को एक ही दिन में अपराधी जाति से सामान्य जाति घोषित करके उनको एक गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौका दिया गया। लेकिन एक और क्या किया गया कि सरकार ने एक दूसरा एक्ट पारित किया, आदतन अपराधी अधिनियम 1952। अब सोचिए, ब्रिटिश कालीन जो एक्ट था जनजातीय अपराधी अधिनियम, उस जनजातीय अपराधी अधिनियम को रिप्लेस करके आजादी के बाद सरकार 1952 में एक एक्ट लेकर के आती है, आदतन अपराधी अधिनियम 1952। और इसमें भी वैसे ही प्रावधान कर दिए गए कि जो आदतन अपराधी वर्ग है उसे आदतन अपराधी घोषित किया जा सकता है। इससे क्या हुआ, और साथ ही इन्हीं जनजातियों के सदस्यों को बड़े स्तर पर आदतन अपराधी भी घोषित कर दिया गया।
तो जो जनजातीय समाज लंबे समय के बाद, आजादी के बाद स्वयं की जाति को अपराधी मुक्त घोषित कराने में सफल हुआ, पुनः इस अधिनियम के प्रावधान के तहत उस व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जाने लगा। और यह परंपरा लंबे समय तक चलती रही और इसका परिणाम हुआ कि आजादी के बाद भी जो हमारे ये क्रांति के नायक थे, जो जनजातीय समाज के नायक थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खूनी संघर्ष किया था, वह मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। अंततः 2008 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इन जनजातियों को मुख्य धारा में शामिल करते हुए और जो जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है उसमें इनको भी शामिल करके इनको भी सरकारी पदों में नियुक्ति का अधिकार दिया। सोचिए, 2008 तक ये हमारे क्रांति के नायक, आजादी के नायक 2008 तक जनजातीय अधिकारों का लाभ लेने से भी वंचित रह गए थे। 2008 में अंततः इन्हें मौका दिया गया और उसके बाद से भी अभी भी इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिला है। अभी भी ये वर्ग समाज में हाशिए पर हैं। हालांकि धीरे धीरे अब इनके पास सुविधाएं पहुंच रही हैं और इनका भी मुख्य धारा से धीरे धीरे जुड़ाव बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि किस तरीके से अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र के माध्यम से भारत के क्रांति के नायकों को ही मुख्य धारा से अलग कर दिया। इसलिए भी भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बड़े स्तर पर नहीं सफल हो पाई और आंदोलनकारी वर्ग तुरंत नेतृत्व प्राप्त कर सका, क्योंकि जो क्रांतिकारी वर्ग था वह समाज की मुख्य धारा से हट गया। तो अंग्रेजों के इस षड्यंत्र को हमें समझना चाहिए और साथ ही हमारे समाज में जो ये हमारे क्रांति के नायक रहे हैं इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का भी प्रयास करना चाहिए। तो आज के इतिहास में इतना ही। मिलते हैं अगले दिन किसी नए और किसी ऐसे ही परीक्षोपयोगी तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।